इटावा का पुराना नाम इष्टकापुरी है। इटावा हमारा बहुत ऐतिहासिक है। इसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, हजारों साल पुराने रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। तब उनको शिव जी जब लेके जब उनको तांडव कर रहे थे तो उनकी एक बाह अलग अलग अंग गिर गई थी जगह जगह पे। तो एक अंग उनका बाह यहाँ पे भी गिरी तो हाँ कार्य, तो उसको कार्य बाहा बोलते हैं। बाहा एक दिल में एक नीरज जी कभी राष्ट्रीय कवि हुआ करती, तो उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी लिखे, जैसे ए भाई जरा देख के चलो आगे भी नहीं पीछे भी। और बुलंद सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा उनको उठाने में। हम ये राजनीति से हटके मैन सिंह राजपूत हुआ करते जो विधायक रहे इटावा जी, तो वो ही बहुत लोकप्रिय डकैत फिल्म वगैरह का यहाँ पे वो शूटिंग वगैरह हुई है। तो एक फूलन देवी के बारे में ये आपको पता होगा। फूलन देवी कैसे कैसे कहाँ से कहाँ डकैत बेचारी बनी, कैसे कैसे हुआ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आयरन लेडीज के नाम से भी उनको हम जानते हैं। नमस्कार, भारत टीवी के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनका परिचय कराने की आपको शायद है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पोस्टकार्ड में। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चलिए इटावा की ही बात कर लेते हैं। इटावा की सबसे फेमस चीज़ कौन सी है? इटावा की सबसे फेमस चीज़ है मठा के आलू। हमारे इटावा में मठा के आलू अगर ना बने, किसी शादी ब्याह में आप जाते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी पार्टी हो, अगर उसमें मठा के आलू ना बने तो फिर पार्टी अधूरी है। कुछ भी मिष्ठान सारे बनते हैं, लेकिन जब तक मठा के आलू नहीं है, छोले वोले वगैरह लोग खाते, लेकिन हमारे यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पसंद अगर करते हैं तो मठा के आलू करते हैं पसंद। मठा के आलू ये कहाँ तक फेमस है? मठा के आलू हमारे इटावा ऐसा कोई कभी मेहमान आए जिसने खुद ही फरमाइश करी हो, क्योंकि आप तो विधायक के पुत्र हैं, तो फरमाइश करी हो कि मठा के आलू ही बनने चाहिए? हाँ, बहुत सारे लोग जैसे आते हैं, कानपुर के लोग आ जाते हैं, हमारे लखनऊ के लोग आ जाते हैं, तो कहते हैं कि आपके यहाँ मठा के आलू बहुत प्रसिद्ध है, तो ऐसा करो एक बार मठा के आलू बन जाए यार, मठा के आलू खिलवाओ मैं भाई। तो कि कैसे बनते हैं, क्या उसकी है रेसिपी वगैरह, उनका बनाने का तरीका वगैरह पूछते रहते हैं, तो उनको बना खिला दे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एक तो रायता वगैरह लोग खाते रहते हैं, लेकिन मठा के आलू जो खाता है वो आदमी ये भूलता नहीं है फिर वो। इसलिए मठा के आलू हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। कहीं भी कोई शादी ब्याह हो, अपने यहाँ इटावा ज़िले में किसी भी क्षेत्र में, किसी ब्लॉक में कहीं भी हो आसपास, तो मठा के आलू जरूर बनेंगे। कुछ बने अन्यथा ना बने कोई सब्जी, लेकिन मठा के आलू जरूर बनते हैं। अच्छा, इटावा में और कौन सी चीज़ फेमस है जिसकी वजह से इटावा जाना जाता है? इटावा का सबसे पुराना नाम कौन सा रहा है? और इटावा जो है, इटावा में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इटावा की एक अलग ही पहचान है? इटावा का पुराना नाम इष्टकापुरी है। इटावा हमारा बहुत ऐतिहासिक है। इसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, हजारों साल पुराने रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। इटावा में हमारे सबसे प्रसिद्ध एक जगह है पचनदा, जहाँ पे 5 नदियों का संगम है। अपने पचनदा पे एक अज्ञातवास के समय की बात है, जब पांडव लोग निकले हुए थे, जब उनके भाइयों ने मना कर दिया था सुई की नोक के बराबर आपको घूमने देंगे, तो अज्ञातवास के समय पे तब उन्होंने भरेश्वर महाराज जो हमारे यहाँ हैं भरे में भरेश्वर महाराज का एक मंदिर है, तो वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी वहाँ पर उन्होंने आके। तो और वहीं पर एक कालेश्वर महाराज भी हैं। बहुत पुरानी ये पुराना इतिहास है। और एक कार्य वाहन पड़ता है हमारे यहाँ इटावा में। हाँ, इटावा में ही पड़ता है। तब जब माता वो थी, तब उनको शिव जी जब लेके जब उनको तांडव कर रहे थे, तो उनकी एक बाह अलग अलग अंग गिर गई थी जगह जगह पे। तो एक अंग उनका बाह यहाँ पे भी गिरी, तो हाँ कार्य, तो उसको कार्य बाहा बोलते हैं। कार्य बाहा बोलते हैं, क्यों बाहें उनकी गिरी वहाँ पे गिरी। जैसे अपना कामाख्या का मंदिर है, वहाँ कुछ इस तरह से तीर अलग अलग सब उनका तीर्थ स्थल बन गए वहीं के वहीं। इस तरह से हमारा इटावा बहुत ज़्यादा। अब तो यहाँ लाइन सफारी भी है इस समय। और यहाँ पर एक दिल जो अपना है, एक दिल है, एक कस्बा है, एक दिल में एक नीरज जी कभी राष्ट्रीय कवि हुआ करती, तो उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी लिखे। जैसे कौन सी फिल्में, कौन से गाने थे? तो उन्होंने जैसे एक गाना याद है? हाँ, एक गाना का नाम है जैसे ए भाई जरा देख के चलो आगे भी नहीं पीछे भी। और इनको उठाने में बहुत बड़ा एक महत्व रहा है। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, अच्छे व्यक्ति थे।
आज वो इस दुनिया में नहीं है। मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा उनको उठाने में। हम ये राजनीति से हट के बात कर रहे हैं कि उनका रोल व्यक्तिगत बात है, और जो कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें कही जाती हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, नीरज जी जो थे ये एक दिल के ही थे या किसी और गांव के थे? ये विधानसभा भरतना के रहने वाले थे, पुरावली के, ढका के पास, खान पुरावली ढका के पास। वहाँ के पास में ही एक मैन सिंह राजपूत हुआ करते थे जो विधायक रहे इटावा के। जी। तो वो भी बहुत लोकप्रिय विधायक रहे। उन्हीं के आगे गांव पड़ता है ढका के मैन सिंह जी थे, उनके आगे पुरावली पड़ता। पुरावली के रहने वाले नीरज जी थे, पुरावली दरवाजा के रहने वाले थे। तो वो उन्होंने बहुत, उनकी वजह से काफ़ी फेमस हुआ इटावा को सब फिल्मी दुनिया में लोग जानते हैं कि हाँ नीरज जी कहाँ के रहने वाले हैं। तो नीरज जी के नाम से एक दिल भी प्रसिद्ध है, इटावा भी, और बहुत उन्होंने नाम कमाया। अच्छा, कई फिल्में भी इटावा में बन चुकी हैं क्योंकि इटावा इतना फेमस। हाँ, इटावा में अभी एक फिल्म बनी है जो अभी एक इसमें कुंभ के मेले में जो वो, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो कोई लड़की मिली, उसके ऊपर एक फिल्म अभी बनी है अभी, मोनालिसा को लेके एक फिल्म अभी बनी है हमारे यहाँ। तो सुमेर सिंह के किला पे शूटिंग हुई है उसकी, और पचनदा पे, और डकैत फिल्म, फूलन देवी वगैरह। और ये बहुत पुराना थे यहाँ पे। फूलन देवी जैसे लोग, मल्ला, मानसिंह मल्ला, निर्भय गुजर, लाला राम, फक्कड़, रज्जन, सलीम, तो ये गैंगों का एक बुरा है यहाँ पे। यहाँ पे दस्यु सुंदरी भी, यहाँ दस्यु ऐसा नहीं है, आप गैंग भी रहा करते थे, बड़े बड़े गैंग। वहाँ डकैत फिल्म वगैरह का यहाँ पे वो शूटिंग वगैरह हुई है। तो एक फूलन देवी के बारे में ये आपको पता होगा। फूलन देवी कैसे कहाँ से कहाँ डकैत बेचारी बनी, कैसे हुआ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आयरन लेडीज के नाम से भी उनको हम जानते हैं। निषाद समाज में वो एक प्रेरणा स्रोत है महिलाओं के लिए। फूलन देवी जी, वो बहुत उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किया, और कहाँ से कहाँ अपने गांव से लेके और अपना बहड़ी इलाका से लेके सीधे वो सांसद तक बनी। फिर क्या ऊपर वाले की मर्जी हो कैसे। अच्छा, चलिए अब कुछ राजनीतिक बातें कर लेते हैं। बिल्कुल। धानुक समाज का कुछ संगठन भी वगैरह आप चलाते हैं, क्या है उसका? हाँ, मैं धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी के नाम से मैं संगठन चलाता हूँ। सुना है कभी बिहार में भी कोई वाकया हुआ था जिसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो क्या वाकया था बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। धानुक समाज में हमारी एक बेटी थी काजल धानुक, पूर्णिया जिले का मामला है, जहाँ पे पप्पू यादव वहाँ सांसद हैं, बहुत दबंग और वैसे बाहुबली सांसद हैं वहाँ के। तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने हमारे समाज की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी दर्दनाक हत्या कर दी थी। तो जब यहाँ से अपने संगठन के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हमारे नंदलाल राय जी हैं वहाँ बिहार के अंदर, उनसे हमने फ़ोन किया, हमने बताया, हमने कहा ऐसा करिए आप वहाँ चले जाइए। कहने लगे सर वहाँ लोग नहीं जा पाते क्योंकि लोग वहाँ डरते हैं, वहाँ जाने से लोगों को डर लगता है। तो मैंने कहा डरने की क्या बात है, आप जाइए, समाज की वहाँ मदद करिए जाके। तो वहाँ FIR नहीं हो रही थी। तो मैं यहाँ से चल के, जब मैं यहाँ से चल के वहाँ गया तो मेरे साथ लगभग 15-16 गाड़ियाँ यहाँ से फिर वहाँ हमारे साथ में हो गई थी। और मैं वहाँ जाके हमने उस बेटी की हमने काफ़ी मदद की, उसकी FIR दर्ज करवाई। उसमें कई लोग, जो वहाँ का मुखिया था, प्रधान बोलते हैं यहाँ मुखिया, जैसे हमारे यहाँ प्रधान बोलते हैं तो वहाँ मुखिया बोलते हैं प्रधान को, उसके भी परिवार के 1-2 लोग उसमें थे बांछित के। तो उनको भी गिरफ्तार करवाया, गिरफ्तार करके जेल भिजवाया उसमें हमने। और एक लोग जो उसमें रह गया था, कुछ राजनीतिक उसमें लेके, तो हमने वहाँ 350 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाली। ये यात्रा पैदल हुई थी? पैदल यात्रा थी ये कहाँ से कहाँ होकर? ये पूर्णिया से लेके राजभवन पटना तक ये यात्रा थी। और इस यात्रा को इसमें कितने लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जगह जगह। जैसे कोई 10 किलोमीटर कोई चला, जैसे इस गांव के लोग उधर 10 किलोमीटर तक चले, फिर आगे 10, फिर और आगे लोग मिल गए, फिर इसके आगे और लोग मिल गए। ऐसे धीरे धीरे लोग मिलते चले गए और काफिला बनता चला गया। जात में लास्ट में हम लोगों ने वहाँ बैठक भी की, वहाँ बैठक के फिर मुद्दे भी चर्चा हुई, वहाँ पे बातचीत हुई। तो हम लोगों ने वहाँ ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन देने के बाद वहाँ से हम लोग वापसी हो गए, हमारे संगठन के सारे लोग। फिर क्या कार्रवाई वगैरह हुई? कार्रवाई हुई, वहाँ गिरफ्तारी हुई उनको, ऐसा नहीं उनको, और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई सभी के ऊपर। और वहाँ सज़ा दिलाने का, हमने सबको सज़ा दिलाने का भी वहाँ काम किया है। और हम ऐसा नहीं, हमारे वहाँ पे लोग की संख्या जो है 12.5% की आबादी है बिहार के अंदर। अभी जो चुनाव हुआ है फिलहाल में, अभी चुनाव कुछ समय पहले अभी चुनाव हुआ, 2-3 दिन पहले भी रिजल्ट आया है, कल परसों।
तो उसमें हमारे समाज के, जब हमने ये संगठन बनाया उसके बाद जब वहाँ मुहिम चालू की तो हमारे समाज के लोगों को वहाँ की पार्टियों ने तवज्जो देना शुरू कर दिया। हिस्सेदारी भागीदारी की बात जो हम करते थे वहाँ पर, तो वो देना शुरू कर दिया। मंगनीलाल मंडल जी को वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हमारे धानुक मंडल समाज, वहाँ मंडल, हमारे समाज को वहाँ मंडल भी कहते हैं। मंडल है, महतो है, राय है, धनकिया है ना। तो ये, और जैसे अपने यहाँ धानुक को कठेरिया भी बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे धानुक को कठेरिया, ऐसा हमारी जो मूल जाति है वो धानुक है। ये कठेरिया जो उपजाति है, इसी प्रकार से वहाँ मंडल भी कहते हैं, राय भी कहते हैं, महतो भी कहते हैं। वहाँ तराई क्षेत्र में, जैसे आप काठमांडू उधर नेपाल वगैरह में जब निकल जाएंगे तो वहाँ धनकिया भी कहते हैं वहाँ पे लोग बाग। तो इस तरह से लोग बाग हमारे ज़्यादातर लोग वहाँ हमारे लोग जो हैं यहाँ भी, अब भारत में तो है ही हैं, पाकिस्तान में भी हमारे समाज के लोग पाए जाते हैं, बांग्लादेश में भी हमारे समाज के लोग हैं, और नेपाल में भी हमारे समाज के लोग, पाकिस्तान में भी हमारे समाज के लोग, धानुक समाज के लोग हैं। तो ये हमारे समाज के लोग जगह जगह हर देश में कहीं ना कहीं हैं। अच्छा, आपने अपने समाज में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में लोगों को जोड़ा है? उत्तर प्रदेश में हमने लगभग सभी जिलों को हमने टच किया है। तो मुख्य रूप से क्या है, अच्छा, इनके मुद्दे, आपका जो संगठन है इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या मुद्दे हैं इसके? हमारे संगठन ऐसा है, हमारे जो समाज के संगठन तो बहुत सारे बने हुए हैं और पहले से भी थे, लेकिन ऐसा हुआ कि हमें आवश्यकता इसलिए पड़ गई नया संगठन बनाने की कि उनको न्याय नहीं मिल पा। संगठन बहुत सारे बने थे वो काम, लेकिन वही बात है कि न्याय दिलाना है। हमारे संगठन लोग पिट रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही, हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उनको लोग घृणा की नज़रों से देख रहे हैं, माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके मकानों, दुकानों, प्लाटों, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं लोग बाग। ये गुंडागर्दी को मैंने देखते हुए हमने कहा समाज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई भी संगठन आगे बढ़ के नहीं आना। तो मजबूरी में हमें संगठन ये बनाना पड़ा। तब हमने जाके समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया। तो अब जब हम यहाँ से लेके बिहार तक गए, फिर हम इसके बाद मध्य प्रदेश में घटना हुई, वहाँ गए हम, जिले में जगह जगह घटना होती रहती है, वहाँ भी हम जाते हैं। हम ये कहते हैं अगर किसी समाज का सम्मान कर सकते हैं तो हम अपमान कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगर हम आपका अपमान करें तो हमारा करिए, लेकिन जब हम आपको सम्मान देते तो हमें भी आप सम्मान दो। धानुक समाज का इतिहास क्या रहा है, इसको धानुक ही क्यों बोलते हैं? धानुक क्या है, एक संस्कृत का धनुषक शब्द है, जो धनुषक से धानुक की उत्पत्ति हुई है। धनुषक का मतलब होता है, धानुक का मतलब होता है कि धनुर्धारी, धनुष को रखने वाला, धनुष को बनाने वाला, और निशानेबाज, तीरंदाज, योद्धा। ये इसका ये, और हमारे जो पूर्वज थे वो धनुष बनाने का ही काम करते थे। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब राम का युद्ध होता था, महाभारत हुई, रामायण हुई, तो ये सब धनुष के बल पे हुआ, और धनुष बनाने का काम हमारे समाज के लोगों ने, पूर्वजों ने किया है। तो इसको तो हम लोग धनुषवंशी भी हैं। हमको ये पहले योद्धा भी कहा जाता था, अंग्रेज लोग फाइटर कौम कहा करते थे, है ना। और धानुक बैठे कंगुरई कंगुरा, इस तरह की कविताएं भी हैं हमारे समाज के ऊपर। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित पुस्तक है पद्मावत। पद्मावत में हमारे समाज का इतिहास दिया गया, सब कुछ बताया गया कि धानुक क्या है। तो धानुक एक योद्धा कौम है, फाइटर कौम है, जो कि सेना में सबसे आगे लगाने का काम। जैसे हर जाति की अपना अपना इतिहास है, अपनी अपनी कहानी है, वैसे धानुक जात की भी एक कहानी। हाँ, धानुक जात की भी कहानी है, और मैं चाहता हूँ कि हर जात के लोगों को अपने अपने समाज का इतिहास जानना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग भी अपने समाज का इतिहास जानें। सिर्फ संगठन बनाना ही एक उद्देश्य नहीं है, हमारे समाज का इतिहास भी तो जानना चाहिए। संगठन के लोगों से मैं, और भी अन्य संगठन जो चल रहे हैं उनसे, उनका भी यही होना चाहिए कि अपने समाज के इतिहास के बारे में लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि हमारे समाज का इतिहास क्या था, हम क्या हैं, हम कौन हैं, तो हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, क्या क्या योगदान दिया। और मतलब जब हम लोग सब योगदान दिया, सब कुछ हम लोगों ने किया, उसके एवज में हमें मिला क्या। हमारे समाज की एक माँ थी पन्ना धाय माँ जी के नाम से। तो हमारी माता, हमारे समाज के लोग तो कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करते। अगर आपके साथ है तो हैं, और नहीं है तो नहीं है। तो वो हमेशा हमें ईमानदारी से और
बड़ा उससे रहते थे, लोगों के साथ निडरता से लोग रहते थे। तो पन्ना धाय जो थी, तो पन्ना धाय जो आप महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा, उनके पिताजी थे उदय सिंह। उदय सिंह की रक्षा जो थी हमारी माता पन्ना धाय ने की थी। उन्होंने अपने जब दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो उन्होंने अपने बेटे चंदन को लिटा दिया उनके सामने और उदय सिंह को अपनी गोद में लिटा लिया और कहा कि ये वो कहाँ है गई राजा का बेटा, तो उन्होंने कहा ये लेटा। तो उन्होंने अपने सामने अपने बेटे को कटवा दिया, बलि दे दी। ऐसी माँ राजा के बेटे को बचा लिया, राजा के बेटे को बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि राजा का बेटा जो है ये शासन करेगा, ये पूरा राज्य देखेगा, लोगों की वो करेगा, मदद करेगा। तो उन्होंने कहा हमारा बेटा क्या करेगा, तो इसलिए उन्हें अपने सामने राजा की, ये देखिए अब कर्तव्य परायणता के लिए उनको जाना जाता है। समझिए हमारे समाज की महिलाओं ने भी कितना बलिदानी रही है, हमारे समाज की माताएं बहनें भी हैं, जिनको ऐसा नहीं, हमारा समाज कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग डरने दबने और वैसे धोखेबाज लोग नहीं हैं। आपके साथ हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे समाज का इतिहास रहा है। देखिए तो हमारे समाज का पुराना इतिहास है, कोई नई बात नहीं है। और आज भी आदर सम्मान से उनका नाम मेवाड़ वंश में आज भी आप जाएंगे तो आज भी उनका नाम पन्ना धाय का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। अच्छा, आप जो हैं, आप भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़ा हुआ आप सारा काम करते हैं। अच्छा, आपने जाके देखा होगा जनता की आजकल मेन मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेके जनता आजकल ज़्यादा परेशान है, ये मेरा आपसे सवाल है। मेन मुद्दा क्या है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप समाज में जाएंगे सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी, क्योंकि लोग अब अधिक से अधिक लोग पढ़े हुए हैं, कोई बीए किया है, कोई एमए किया है, मजदूरी कर रहे हैं, कोई बेलदारी कर रहे हैं, कोई ठिलिया लगा रहे हैं, कोई बेचारा रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो ले लिया, कोई टिर्री भी लेके घूम रहा है, कोई जुगाड़ बना के घूम रहा है अपना। लेकिन पढ़ तो गए लेकिन नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे अगर कहीं मुझे भविष्य में मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले कोई रोजगार का काम करूँगा। जैसे कोई कंपनी, बड़ी सी कंपनी डलवाने का यहाँ काम करूँगा ज़िले में, जो विधानसभा या लोकसभा के अंतर्गत एक बड़ी कंपनी डलवाने का, जिससे कि हमारे जो लोग हैं, जो बेरोजगार हमारे भाई हैं, जो कि नोएडा जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई गुड़गांव जाता है, कोई सूरत जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, तो ये लोग वहाँ ना जाके अपने ही ज़िले में, अपने ही घर के पास में काम करें, जिससे कि अपने बच्चों की भी देख रेख करें, अपने माता पिता की देख रेख करें, अपने भाई बहन की देख रेख करें और अपना नौकरी भी करें अपने आराम से। तो ये चीज़ है। अच्छा, आपने देखा होगा दीपावली पे सारे के सारे घर भर जाते हैं, और दीपावली जैसी त्योहार अपने यहाँ कोई भी जैसे ही ख़त्म होता है सारे के सारे घर खाली हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद बहुत सारे लोग, बहुत ग्रेजुएट, पढ़े लिखे भी और बिना पढ़े भी, हमें लगता है शायद सारे के सारे बाहर ही रहते हैं। अगर अपने यहाँ अगर इटावा में अगर ऐसा कुछ हो जाए, आपकी विधानसभा में ऐसा कुछ हो जाए, तो फैक्ट्री वगैरह डल जाए या कोई ऐसा रोजगार साधन हो जाए, तो लोगों को शायद दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो, एक अभी मोदी जी कहा करते थे, मोदी जी ने कहा कि जब उनका बेटा वहाँ से घर से निकलता है तो माँ बहुत फ़ोन करती रहती है। माँ फ़ोन कर, जैसे ही गुजरात की सरहद में घुसता है तो माँ फ़ोन करना बंद कर देती है कि अब मेरा बेटा सुरक्षित है और सुरक्षित जगह पहुंच गया है, तो वहाँ से फ़ोन करना, फिर वो चिंता करना अपना बंद कर देती है। ये मोदी जी ने कहा था अपने भाषणों में। तो मैं वही चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति, अगर बाहर का भी व्यक्ति हमारे यहाँ इटावा में आए, तब वो अगर इटावा की सरहद को पार कर ले और अंदर आ जाए, तो लोग फ़ोन चिंता करना बंद कर दें बच्चों की, कह रहे हमारा बच्चा सुरक्षित है, अब वो इटावा ज़िले में पहुंच चुका है, अब उनके राज्य में पहुंच चुका है, फलाने लोग वहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं। तो इस प्रकार का वातावरण बनना चाहिए। अगर इंडस्ट्री आ जाएगी, अगर फैक्ट्री आ जाएगी, तो लोगों की दुकानें भी चलेंगी, लोगों के मकान भी उठेंगे, यानी तमाम प्रकार से शायद हमें लगता है सर लोगों को रोजगार पहुंचेगा। अच्छा, ऐसा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। लोगों को, जैसे छोटे छोटे लोग हैं बेचारे, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई ठेली लगाता है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई अपना पराठा बना रहा है, कोई है ना छोले भटूरे ये सब तलने का, लोग चना बेचते हैं, कोई मुरमुनिया बेच रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, आप थोड़ा सवाल थोड़ा सा हटके कर लेते हैं, आप बिल्कुल राजनीति वाली ही बात कर लेते हैं। आपकी माताजी विधायक भी रही हैं और हमें लगता है कि शायद फिर से ऐसी तैयारी चल रही है, आप या आपकी माताजी फिर से वर्तना विधानसभा से शायद दावेदारी करेंगे, और तो क्या मुद्दे रहेंगे, आप किन किन मुद्दों को लेके आप उतरेंगे मैदान में
और क्या मुद्दे रहेंगे आपकी माता जी के? देखिए, माता जी बहुत सरल और सीधी स्वभाव की महिला हैं। नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग जानते हैं कि यदि इनको टिकट मिला होता 2022 में तो शायद विधानसभा बर्तना हम ना हारते। ये अपनी गलती को पूरी पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े नेता हैं, जो नेता रहे हैं, और अब एक दो नेता ऐसे हैं जो प्रदेश स्तर पे नहीं है, बड़े पदों पे थे, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा कि यदि बहन जी श्रीमती सावित्री कठेरिया जी को टिकट अगर बर्तना विधानसभा से दिया जाता तो शायद ये सीट हम ना हारते, क्योंकि हमसे पहले बर्तना विधानसभा में कोई बीजेपी से विधायक नहीं रहा कभी, और ना हमारे बाद कोई विधायक हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई घर नहीं है जो अपने मस्तिष्क से हमने छुआ ना हो। हम लोग पैदल भी घूमे हैं, साइकिल से भी घूमे हैं, मोटरसाइकिल से भी घूमे हैं और 4 व्हीलर से भी घूमे हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोग वहाँ घूम नहीं पाते थे क्योंकि दस्यू क्षेत्र था, उधर पचनदा का इलाका था उधर। तो हमें सबसे पहले हमारा मुद्दा तो यही रहेगा कि सबसे पहले तो वहाँ रोजगार होना चाहिए। रोजगार होगा अगर तो हमारे जो लोग वाग हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, माताओं बहनों को दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात रोजगार और सुरक्षा, माताओं बहनों की सुरक्षा। जो हमारी माताएं बहनें निडर होकर जो पढ़ने जा रही इस समय इस शासन काल में, आप देख रहे होंगे कि कोई भी ज़्यादातर अत्याचार नहीं हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा। अब ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है कि किसी घर में तो कोई आदमी बैठ नहीं सकता है भाई, घर में कोई आदमी कोई फांसी लगा ले या अपने आप आत्महत्या कर ले, वो अलग विषय है, लेकिन वैसे कोई किसी प्रकार का अत्याचार आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि शाम को 8 बजे के बाद निमंत्रण कोई खाने गया तो वो फिर मोटरसाइकिल गायब हो गई, उसकी मोटरसाइकिल गई, वो लौट के नहीं आया, तो लोग वह निमंत्रण खाने भी नहीं जाया करते थे 8 बजे के बाद। ऐसा भी एक समय था, लेकिन अब ऐसा समय है कि इस समय गुंडागर्दी बिल्कुल 0% है। हमारे सामने तो 0% है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रही है। जब पहले क्या वो भैंसियाँ बाहर बांध देते थे, लोग छुड़ जाती थी, भैंसियाँ छुड़ जाती हैं, आदमी भैंसियाँ हैं, स्कैनिंग होती थी आदमी की, चैन स्कैनिंग कर ली, उन्हें ले गए, छुड़ाई चैन ही ले गए उनकी। माताओं बहनों के साथ अत्याचार बहुत होता, वो अत्याचार अब बहुत कम है, लेकिन उस हिसाब से जो उस परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है। तो हम ये मुद्दा ये चाहते हैं कि वहाँ विकास हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इन मुद्दों के साथ हम क्षेत्र में जाएंगे और इनको हम ऐसा नहीं, उन लोगों को हम ये करने का भी काम करेंगे, उस पर ऐसा नहीं। और हमने किया है और करेंगे। देखिए, हमने 50 सैया हॉस्पिटल वहाँ बकेवर में खुलवाया था, उसमें 52 लाख रुपया दिया था, उसमें अपनी निधि से 52 लाख रुपया कोई ऐसे नहीं देता। अच्छा, चलिए अब एक सवाल आप पे ऐसा कर देते हैं, आपने बनवाया था, चालू हो गया, तो कभी उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं यहाँ पे आपकी माता जी? हाँ, माता जी निरीक्षण करने वहाँ डॉक्टर या स्टाफ पूरा मौजूद मिला है? मौजूद, हाँ, मिलता भी है मौजूद। और दूसरी बात, अब जैसे अभी जब से विधायक नहीं है तो अब दूसरे कोई जो विधायक बने हैं वो नहीं इतनी देख रेख कर पा रहे, लेकिन उस हैसियत से हम लोग नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी निरीक्षण करने तो जाते आते रहते, मिलते जुलते रहते लोगों से, ऐसा नहीं, दुख सुख में लोगों से मिलना जुलना रहता है। अभी उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के माता जी ने अभी बहुत कुछ काम वहाँ कराया है। जैसे अभी डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे, कुछ डॉक्टर नहीं थे, जो डॉक्टर आँख के डॉक्टर नहीं थे, आँख के डॉक्टर वहाँ नहीं बैठे, डिलीवरी के लिए वहाँ पेशेंट बेचारे परेशान रहते थे, उनके लिए रात के लिए वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर वहाँ लगवाया वहाँ, ऐसा नहीं है। कह के तो डॉक्टर भी स्वास्थ्य मंत्री जी से मिली माता जी, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ किया है और आज भी लोगों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। और देखो, पचनदे वाली जो हमने आपको ये योजना बताई, पचनदे वाली योजना जो है, तो उसके लिए भी लगभग हमारे सामने 2400 करोड़ रुपए की जो योजना परियोजना थी, उसको लेके माता जी ने बहुत विधानसभा में बोली थी, वो इसके लिए पचनदा के लिए विधानसभा में बोली। उसके बाद सांसद जी आ गए, फिर 19 में सांसद जी यहाँ से माननीय जी रहे, तो उन्होंने भी ऐसा नहीं, उन्होंने भी प्रयास किया उसके लिए, उसको बढ़ाने का काम, आगे बढ़ाने का भी काम सांसद जी ने किया। तो हमने बहुत प्रयास किया विधानसभा के अंदर, काफ़ी रोडें बनवाई, सैकड़ों रोडें बनवा दी वहाँ। पहले यहाँ चक्कर नगर साइड में रोडें नहीं थी, बहुत ऊबड़ खाबड़ रोडें थी, लेकिन अब आप जाइए, अब आपके पेट के पानी नहीं हिलेगा, इतनी बढ़िया रोडें बन गई हैं। उसके बाद भी एक जो अपना जो चंबल के किनारे एक पुलिया हुआ करती थी, वो हर साल टूट जाया करती थी,
हर बार टूट जाया करती थी। चक्कर कड़के ही, हाँ सैसों से पहले, हाँ चंबल वाली। हाँ, तो टूट जाया करती थी बरसात में, हर बार पर टूट जाएगा। उसके लिए प्रयास किया, माता जी वहाँ मिली, वहाँ मंत्री जी से मिली, मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने प्रयास किया। हाँ, उस समय फिर सांसद जी ने भी, दोनों लोगों ने मिलकर प्रयास किया, और वहाँ जो आपने देखा होगा, अगर आप उधर गए होंगे तो पता होगा कि वहाँ वो पुल बन के तैयार हो गया है। तो ये समस्या जो थी बहुत बार बार वाली समस्या, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, उससे निदान मिल गया लोगों को, और अच्छा कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को। अच्छा, अपने और अपनी माता जी की तरफ से अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस बार देखिए, विधानसभा में हमें मौका नहीं मिला सेवा करने का, और हम माता जी तो निरंतर आपके साथ में रहती, विधानसभा के हर व्यक्ति के सुख दुख में रहती हैं। छठी हो या फिर किसी प्रकार की कोई गमी हो जाए किसी के यहाँ, या किसी का जन्मदिन हो, या कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, छोटा या बड़ा कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में, जैसे ये समझ लीजिए कि अगर ट्यूबवेल पे अगर आलू भुंज रहे हैं तो जब समझो कि आलू में भी पहुंच गई हैं। और समझ रहे, अगर जैसे कोई नाच गाना हो रहा है, किसी प्रकार से कोई बिटिया की कोई लगन वगन वगैरह जाती है, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं, रीति रिवाज होती हैं, तो शादी नहीं होती है, इस तरह रस्में होती हैं, उन रस्मों में सब में हिस्सा लेती हैं। ऐसा नहीं, एकदम परिवार की तरह हमारी विधानसभा का हर परिवार हमारे परिवार की तरह है। अच्छा, गाना बजाना कर लेती हैं? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल। अब भाई ये तो पुराने लोग हैं, सब लोग तो सबके घरों में ऐसा नहीं है, सब विधायक बाद में, पहले बिल्कुल बिल्कुल पहले तो हम लोग इंसान हैं, और माँ भी हैं, वो माँ है, बहन है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ये थोड़ा ना सब सारे रिश्ते न बनाते, जमीनी स्तर की विधायक हैं, जमीनी स्तर, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, उन्होंने कभी हवा भाई, उन्होंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, लोगों ने कहा ऊपर उन्होंने कहा। अच्छा, आज जब आपकी माता जी, आप जाते होंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, जनता क्या कहती है? जनता कहती है कि हम बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, चूक हो गई, कि यदि हमें ये पता नहीं था कि टिकट यहाँ से नहीं वहाँ से होता है, हमें ये पता नहीं था, हम सोचते यहीं से टिकट होता है, तो भाई हमने यहाँ से कह दी, लेकिन हमें ये पता होता वहाँ टिकट होता तो हम लोग भर के चले जाते, हम लोग ट्रेनों में भर के चले जाते लखनऊ आपके टिकट के लिए, लड़ जाते वहाँ जाके। तो ये लोग, वहाँ की जनता के लोग, अभी ऐसी जनता वो महसूस करती है अपनी, ऐसा नहीं है, मुझे कहती है अरे बहुत गलत हो गया, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम। ट्यूबवेल लगवाए लोगों, किसानों को ट्यूबवेलों के लिए कई ट्यूबवेल हम लोगों ने लगवाई, ऐसा नहीं है। कुंवारी नदी में जो है जल पानी नहीं रहता है ना बरसात की बात, तो कुंवारी में हमने कई बांध बनवाए, छोटे छोटे, कई हमने जो है डंप टाइप के हमने बनवाए छोटे छोटे, जिससे कि पानी में किसानों को जब जैसे जल पानी नहीं रहता, सिंचाई के लिए लोगों की सुविधाओं के लिए वो हमने छोटे छोटे डैम भी बनवाए वहाँ पे। तो ये सारे काम हम लोगों ने किए, लोग यही सब याद करते हैं। और जब चाहो तब मिल लो, जब चाहो तब मिल लो, आप दिन में, रात में, सुबह, और जब चाहो, जब जहाँ चाहो वहाँ सुलभ, मिलना बहुत सुलभ था लोगों को। अब लखनऊ नहीं जाना पड़ता, ना परेशान होना पड़ता था, अपने आराम से मिल सकते हो आप। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सहज हैं, और हम लोगों का जो एक रिश्ता है विधानसभा में, किसी नेता जैसा रिश्ता नहीं है, एकदम परिवार की तरह रिश्ता है लोगों से, अंदर तक है। हाँ, चूल्हे तक हम लोगों का रिश्ता है, लोगों को बिल्कुल अंदर तक चूल्हे तक रिश्ता रहता है, उनसे बातचीत रहती है, माताओं बहनों से मिलना जुलना रहता है, उनको भी अरे बहुत दिन में आई, अरे ये है वो है। तो वहाँ ये नहीं है, एक विधायक की तरह नहीं मिलते हम लोग, एक परिवार की तरह लोगों से मिलते हैं, और उनकी समस्याओं को निदान करते हैं, उनके घर पे बैठ कर निदान करते हैं वहीं पे। और अधिकारी जो कोई भी है, अधिकारी को वहीं बुला लेते हैं। जैसे किसी की मतलब लाइट कटी हुई है, किसी का ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, लाइट कट गई, किसान बेचारा। सबसे ज़्यादा कौन से मुद्दे आते हैं आप लोगों के बीच? ज़्यादातर मुद्दे क्या होते हैं कि लोगों को पुलिस की ज़्यादा समस्या रहती है, ज़्यादातर समस्या पुलिस की रहती है कि वो हेलमेट नहीं है, युवा जैसे लड़के हैं तो हेलमेट नहीं है, हेलमेट बाजार जा रहे तो उनको इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा समस्या, पुलिस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। फिर दूसरे नंबर पे आती भाई किसानों को समस्या रहती, पानी आने की समस्या रहती, बिजली की समस्या रहती है, और यही समस्या है। जब पुलिस जो प्रयास करती है, अब हेलमेट से मुझे याद आ गया, जो हेलमेट के लिए पुलिस प्रयास करती है वो तो सही करती है, क्योंकि आजकल आए दिन आप देखते हैं कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो एक ही संदेश दे दीजिए दर्शकों को कि कम से कम मोटरसाइकिल चलें तो हेलमेट लगा के चलें। तक हमारा तो भाई प्रत्येक जो चालक हैं मोटरसाइकिल से चल रहे हैं हमारे भाई, उनसे हमारा निवेदन है, आग्रह है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। और हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जब घर से निकलें तो हेलमेट जरूर लगा रहे, ये आपके जीवन की सुरक्षा के लिए है। ये पुलिस का कोई हित नहीं है इसमें,
ये आपका हित है, आपके जीवन के लिए। आपके बच्चे हैं, माँ है, बहन है, आप निकलने के बाद आपका इंतजार करती है रात में, शाम को यार हमारे भाई बहन, हमारा बेटा अभी लौट के आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपके पूरे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो कुछ दिक्कत नहीं ठीक हो सकती है। लेकिन अगर सर में चोट लग गई तो बहुत घातक हो सकती है। अच्छा सर, एक लास्ट संदेश दे दीजिएगा क्योंकि समय हो रहा है जी। लास्ट संदेश दे दीजिएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को लास्ट संदेश दे दीजिएगा अपनी और अपनी माता जी की तरफ से। हम ये चाहते कि सभी कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी विधानसभा के, देवतुल्य हमारे भाई माताएं बहनें बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग सब लोग आगे की तैयारी में लग जाएं और पूरा सहयोग करें और फिर दोबारा 27 में सरकार बनाने का काम करें। और यही इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये थे हमारे साथ में भरतना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सावित्री कठरिया जी के बड़े पुत्र धर्मेंद्र कठरिया जी, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के पोस्ट कार्ड में बात की है।